नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, मोदी सरकार जिस राह पर चल रही है उसको देखते हुए अगर उत्तर और दक्षिण के बीच कोई भीषण लड़ाई छिड़ जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। उस लड़ाई की शुरुआत हो चुकी है। आप आए दिन सुन रहे होंगे तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन के बयान या कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया का बयान। दक्षिण के राज्य बहुत चिंतित हैं जिस तरह से मोदी सरकार अपनी पॉलिसी उन पर थोपने की कोशिश कर रही है। मुख्य रूप से दो मुद्दे हैं जिनको लेकर दक्षिण में उबाल आया हुआ है। सबसे ज़्यादा उबाल तमिलनाडु में दिख रहा है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन आए दिन नए नए बयान दे रहे हैं। वजह दो हैं, जैसा मैंने कहा। पहली वजह है केंद्र सरकार की नई शिक्षा नीति NEP, जिसकी वजह से ये आशंका खड़ी हो गई है दक्षिणी राज्यों में। तमिलनाडु में मुद्दा बन गया है कि केंद्र सरकार त्रिभाषी फार्मूले के तहत उन पर हिंदी थोपना चाहता है। बार बार धर्मेंद्र प्रधान हिंदी की बात कर रहे थे। इसके पहले अमित शाह ने एक बार हिंदी की बात की थी और तब तमिलनाडु में बवाल खड़ा हो गया था और आपने देखा था कि फिर अमित शाह को खामोश हो जाना पड़ा था। इस बार धर्मेंद्र प्रधान थोड़ा अड़े हुए दिख रहे हैं। हालांकि उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार का ऐसा कोई इरादा नहीं है, लेकिन तमिलनाडु के अंदर जो राजनीतिक भावनाएं रही हैं और जिस तरह के आंदोलन तमिलनाडु में भाषा को लेकर होते रहे हैं, या तमिलनाडु में आज़ादी के पहले से ही हिंदी का जो विरोध होता रहा है, वो उस पृष्ठभूमि में ये स्वाभाविक है कि तमिलनाडु में इसकी तीखी प्रतिक्रिया शुरू हो गई है। बहुत सारे ऐसे वीडियो आ गए हैं जिनमें आप देख सकते हैं कि जिन भी दुकानों के बैनर पोस्टर में जहाँ भी हिंदी शब्द प्रयोग हुए हैं, हिंदी नाम प्रयोग हुए हैं, उन पर कालिक पोती जा रही है जगह जगह, और केवल तमिल और अंग्रेज़ी के नाम वो पोस्टर बैनर में रहने दे रहे हैं। तो ये बीच बीच में बार बार दक्षिण में और ख़ासतौर से तमिलनाडु में ये प्रतिक्रिया देखने को मिलती है कि जब भी उत्तर भारत से कोई हिंदी का राग छेड़ा जाता है तो वहाँ हिंदी विरोध का सुर तेज होने लगता है और विरोध शुरू हो जाता है। ये अभी हम फिर से देख रहे हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन ने बहुत सारी चीज़ें एक साथ कह दी है। उन्होंने कहा है कि हिंदी जो है वो बहुत सारी, हिंदी और संस्कृत दोनों बहुत सारी भाषाओं को निकल गई है, निगलने का काम कर रही। छोटी छोटी भाषाएं जो है वो निकलती जा रही है। और उन्होंने ये भी कहा कि जैसे उत्तर प्रदेश को लें तो वहाँ पर भोजपुरी, मध्य प्रदेश को लें तो छत्तीसगढ़ी, बुंदेलखंडी, बिहार को लें तो मगही, और जितनी भी इस तरह की भाषाएं हैं, इन सब को वो धीरे धीरे अपने में समा ले रही है, उनको निगल ले रही है। यही नहीं, उनका ये भी कहना है कि बड़ी भाषाएं, और ये सच्चाई भी है कि दुनिया की जो भी बड़ी भाषाएं हैं धीरे धीरे करके छोटी भाषाओं को निकल रही हैं, उनका अस्तित्व ख़त्म कर रही हैं। तमिलनाडु या दक्षिण के राज्यों में या गैर हिंदी प्रदेशों में इस तरह की भावना लगातार पैदा होती रही है कि हिंदी का प्रभाव बढ़ेगा तो उनकी अपनी भाषा खत्म होने लगेगी, वो सिकुड़ने लगेगी। और इसीलिए जो क्षेत्रीय पहचान है वो भाषा से जोड़कर वो लगातार उस पर जोर देते रहे हैं। तो ये एक बार फिर से तमिलनाडु में शुरू हो गया। तमिलनाडु में भाषा को लेकर दंगे भी हो चुके हैं, हिंदी विरोध के दंगे भी हो चुके हैं बड़े पैमाने पर। इसलिए वहाँ ये गर्मी हमको अक्सर ज़्यादा दिखती है। जैसे ही हिंदी का सवाल कोई खड़ा करता है, हिंदी थोपने की बात करता है, हिंदी के प्रचार, यहाँ तक कि महात्मा गांधी के समय भी जब ये बात हुई थी कि दक्षिण में हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार किया जाए, उस समय भी विरोध किया गया था। पेरियार, जो कि वहाँ द्रविड़ मूवमेंट के एक बड़े नेता थे, वो ब्राह्मणवाद का तो विरोध करते ही थे, उत्तर का जो हिंदी और हिंदू संस्कृति है उसको का भी जमकर विरोध करते थे। और जो द्रविड़ पार्टियां हैं वहाँ, उनकी एक तरह से लीगेसी है, एक परंपरा है, एक विरासत है हिंदी विरोध की, अपनी भाषा को बचाने की। और
ये भी माना जाता है उसमें कि संस्कृत जो ब्राह्मणों की भाषा है एक तरह से, वो भी तमिलनाडु की या तमिल भाषा के विरोधी है। तो एक तो बड़ा मुद्दा भाषा को लेकर है जो गरमा रहा है। हालांकि ये जो पूरा कुछ है ये राजनीति है, इस पर मैं फिर आऊँगा। राजनीति भी इसमें शामिल है और राजनीति तो सब कर रहे हैं, अमित शाह भी कर रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान भी कर रहे हैं, मोदी सरकार भी कर रही है, तो स्टालिन भी कर रहे हैं। आज ही एक दूसरा मुद्दा जो इससे जुड़ा हुआ है, दक्षिण में जो विरोध खड़ा हो रहा है वो है परिसीमन का, डिलिमिटेशन का। भारत की जितनी भी कॉन्स्टिट्यूंसी हैं, 543 कॉन्स्टिट्यूंसी लोकसभा की, उनका डिलिमिटेशन होना है 2026-27 में जो जनगणना हो रही है उसके आधार पर। संविधान में ये प्रोविज़न है कि हर 10 साल में जब जनगणना होती है तो उसके बाद कॉन्स्टिट्यूंसीज का डिलिमिटेशन होना चाहिए, परिसीमन होना चाहिए, और उसके हिसाब से सीटों की संख्या भी बढ़ाई घटाई जानी चाहिए। ये प्रोविज़न है और 1971 तक हर जनगणना के बाद ये होता भी रहा था। लेकिन फिर 1970 के दशक में इमरजेंसी के दौरान इसको फ्रीज़ कर दिया गया था। और फ्रीज़ करने की वजह ये थी कि उत्तर भारत के कई राज्य फैमिली प्लानिंग को ठीक से लागू नहीं कर रहे थे और उनकी जनसंख्या एकदम तेज़ी से बढ़ रही थी और इससे एक असंतुलन उत्तर और दक्षिण में पैदा हो रहा था। तो उसको रोका गया था ताकि उत्तर भारत के राज्य जनसंख्या नियंत्रण पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दें, उसको नियंत्रित करें। उसके बाद फिर 2001 तक के लिए फ्रीज किया गया था। 2001 के बाद जब जनगणना हुई उसके बाद कॉन्स्टिट्यूंसियों की जो सीमाएं हैं वो तो बदली गई, लेकिन सीटों की संख्या में कोई बदलाव नहीं किया गया। तो वहाँ तक तो ठीक था, इसीलिए दक्षिण में उसका कोई विरोध नहीं हुआ, उसको लेकर कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। लेकिन अब जो बात की जा रही है कि अब जो जनगणना होगी उसके बाद वो सारी संख्या, सीटों की संख्या बदलेंगी। आबादी के हिसाब से हर राज्य की सीटें निर्धारित की जाएंगी और उसमें ये साफ दिख रहा है कि दक्षिण के जो राज्य हैं या पूर्व के राज्य जो हैं उनकी जनसंख्या चूंकि उस रफ्तार से नहीं बढ़ी है, इसलिए उनकी सीटें या तो वही रह जाएंगी या कम हो जाएंगी। और इसलिए अगर ऐसा होता है तो जाहिर है कि दक्षिण के राज्य जो अभी ही ये महसूस करते हैं कि उत्तर भारत के राज्यों का जो राजनीति में दबदबा है, वर्चस्व है, इसकी वजह से उनकी सुनवाई नहीं होती है और वो उसका मुकाबला उस तरह से नहीं कर पाते हैं। और अब अगर उस सीटों में इजाफा हुआ तब क्या होगा? मैं आपको एक मोटा मोटा आंकड़ा दे रहा हूं कि अगर परिसीमन होता है तो क्या हुआ। मसलन आप उत्तर प्रदेश में देखिए, अभी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को मिलाकर देखिए, कुल 85 सीटें हैं। इन दोनों राज्यों की जनसंख्या जिस हिसाब से बढ़ी है तकरीबन 25 करोड़ के आसपास पहुंच गई है। और अगर यहाँ 20 लाख की आबादी के हिसाब से सीटों का निर्धारण किया गया तो इन दो राज्यों में सीटों की संख्या 85 से बढ़कर 126 सीट हो जाएगी। और अगर 15 लाख की आबादी पर निर्धारण हुआ तो यही सीटों की संख्या 168 पर पहुंच जाएगी। अब आप सोचिए कि कितना बड़ा जंप होगा उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की सीटों में और उससे कितना बड़ा असंतुलन पूरे देश की राजनीति में पड़ सकता है। बिहार को ले लीजिए, वहाँ बिहार और झारखंड दोनों को ले लीजिए तो वहाँ 54 सीटें हैं कुल मिलाकर, आबादी हो गई है 17 करोड़, मतलब हो गई, मतलब 2025 में प्रोजेक्ट की जा रही है कि 17 करोड़ के आसपास आबादी हो जाएगी। और अगर 20 लाख की आबादी पर यहाँ सीटें तय की गई तो 54 से बढ़कर 85 हो जाएंगी और अगर 15 लाख के हिसाब से की गई तो 54 से बढ़कर 114 हो जाएंगी। राजस्थान मात्र 25 सीटें हैं वहाँ पर, उसकी आबादी बढ़ के 8 करोड़ से ज़्यादा हो जाएगी इस 2025 में। अगर उसकी सीटें 20 लाख के हिसाब से तय हुई तो 41 सीटें हो जाएंगी और 15 लाख के हिसाब से तय हुई तो 55 सीटें हो जाएंगी। ये उत्तर भारत के 3 राज्यों का लेखा जोखा है। अब आइए आप दक्षिण के राज्यों को देखिए। तमिलनाडु में भी केवल 39 सीटें हैं,
लेकिन और उसकी आबादी 2025 में बढ़कर 7 करोड़ 73 लाख हो जाएगी। अगर 20 लाख के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूंसी बनाई गई तमिलनाडु में, तो उसकी सीटों में कोई भी इजाफा नहीं होगा, वो 39 की 39 रह जाएंगी। जबकि अगर 15 लाख के हिसाब से बनाई गई सीटें तो 39 से बढ़कर 52 होगी। और अगर केरल को देखें तो केरल ने जिसने सबसे अच्छा ढंग से आबादी का नियंत्रण किया है और जिसकी जनसंख्या 3 करोड़ 60 लाख है, सीटों की संख्या भी वर्तमान में 20 है। वो अगर 20 लाख के हिसाब से उसकी सीटों का निर्धारण होगा तो केवल 18 सीटें बचेंगी, यानी 2 सीटें उसकी कम हो जाएंगी। और अगर 15 लाख के हिसाब से हुआ तो 24 सीटें हो जाएंगी, केवल 4 सीटें बढ़ेंगी। ये पूरा लेखा जोखा तमाम राज्यों का निकालेंगे तो आपको इसी तरह से मध्य प्रदेश में बड़ा जंप होने वाला है। वहाँ भी सीटें 1.5 से 2 गुना मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की बढ़ जाएंगी। तो उत्तर भारत जहाँ फैमिली प्लानिंग ठीक ढंग से लागू नहीं की गई, जिनकी वजहों से हम आबादी को नियंत्रित नहीं कर पाए, ये इस देश की बहुत बड़ी असफलता इन राज्यों के वजह से थी। और जिन राज्यों ने बड़ी ईमानदारी से बड़ी सफलता के साथ आबादी को नियंत्रित किया उनको दंड मिलेगा, और जिन्होंने नहीं किया उनको पुरस्कृत किया जाएगा। तो ये एक गुस्सा है कि हम ज़्यादा एफिशिएंटली काम कर रहे हैं, फैमिली प्लानिंग हो, हेल्थ हो, एजुकेशन हो, डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ हो, ये सारी दक्षिण के राज्यों में बेहतर हैं। और उत्तर भारत जो फिसड्डी है, जिन्हें बीमारू राज्य भी कहा जाता है, जो गौ पट्टी है, जो अंधविश्वास अंधश्रद्धा में डूबी हुई है, उसकी राजनीतिक शक्ति इतनी बढ़ जाएगी कि वो तय करेगा कि भारत का मुस्तकबिल क्या हो, भारत का भविष्य क्या हो, भारत की नीतियाँ क्या हो, भारत किस तरह से विकास करेगा। और ये एक तरह की सांस्कृतिक उपनिवेश भी बनाने की कोशिश करेगा, क्योंकि आबादी के बल पर जो सीटें हासिल की, जो राजनीतिक शक्ति हासिल की जाएगी, उससे जो कम राजनीतिक शक्ति वाले क्षेत्र हैं, क्षेत्रीय दल हैं या क्षेत्रीय संस्कृतियां हैं, उन पर दबदबा कायम करने की कोशिश की जाएगी। और ये स्वाभाविक होता है, कोई इनकार नहीं कर सकता है। जिस तरह से हम अभी भी देख रहे हैं कि वर्तमान सरकार विविधता की संस्कृति को खत्म करने पर आमादा है। वो एक ही बात कहती है हिंदू संस्कृति, और एक ही बात कहती है हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान, यानी हिंदी भाषा को थोपने की कोशिश करती है, हिंदू धर्म और संस्कृति को थोपने की कोशिश करती है, और इन्हीं से बनकर उसका हिंदुस्तान बनता है। तो जो सत्तारूढ़ दल है बीजेपी, वो इस तरह से सोचती है। और दक्षिण के राज्यों में इस तरह की भी भावना है कि चूंकि भारतीय जनता पार्टी संघ परिवार एक ब्राह्मणवादी संगठन है, ब्राह्मणवादी पार्टी है, उसका सोच ब्राह्मणवादी है, उसकी कार्य प्रणाली, उसके कार्यक्रम, उसकी नीतियाँ ब्राह्मणवादी हैं, इसलिए अगर उसकी तादाद, उसके सांसदों की तादाद बढ़ेगी, उसकी राजनीतिक शक्ति परिसीमन के जरिए बढ़ेगी, तो वो ब्राह्मणवादी संस्कृति दूसरे क्षेत्रों में भी फैलाने की कोशिश करेगी, बल्कि कामयाब भी होगी, क्योंकि उसके पास राजनीतिक शक्ति है। ज़्यादा होगी तो वो संसद में किसी भी कानून को बनाने में उसको आसानी होगी, किसी को पलट सकती है, किसी को बदल सकती है, संविधान को खारिज कर सकती है, नया संविधान बना सकती है, तमाम तरह की सुविधाएं उसे हासिल हो सकती हैं। और वो अपने आप को इसके लिए ख़तरा देख रहे हैं। तो ये दोनों खतरे हैं। इसमें तीसरा जो एंगल है वो ये है कि दक्षिण के कुछ राज्यों में चुनाव होने हैं, जिसमें तमिलनाडु और केरल प्रमुख हैं। इन दोनों राज्यों में 2026 में चुनाव होने हैं। तमिलनाडु में चुनाव होने हैं, जाहिर है कि इस तरह के जो भावनात्मक मुद्दे हैं वो वहाँ की पार्टियों के लिए बड़े फ़ायदेमंद साबित होंगे। इस आधार पर वो गोलबंदी करा सकते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो हमारे ऊपर इस तरह की भाषा और संस्कृति थोपनी चाहती है, और अगर आपको अपनी संस्कृति की रक्षा करनी है, आपको अपनी भाषा की रक्षा करनी है, तो आप हमारे साथ एकजुट रहो, एकजुट होकर हम मुकाबला कर सकते हैं। ये बाकायदा स्टालिन का बयान भी रहा है
कि हम एकजुट होकर मुकाबला करेंगे। तो ये एकजुटता भाषा और संस्कृति के नाम पर वो करना चाहते हैं। ये वोट बैंक को कंसोलिडेट करने की भी राजनीति है। अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन इस साल स्थानीय निकायों के चुनाव भी होने हैं और वहाँ भी जोर आजमाइश होनी है। तो ये एक बहुत कारगर चुनावी रणनीति है स्टालिन और उनकी पार्टी की, क्योंकि ऐसी सूरत में राज्य की कोई भी पार्टी बीजेपी के साथ अलाइन करने से घबराएगी, बीजेपी के साथ जुड़ने से घबराएगी, क्योंकि जन भावनाएं बीजेपी के खिलाफ होंगी और जो पार्टी बीजेपी के साथ जाएगी उसको भी नुकसान होगा। कोई पार्टी अभी तक स्टालिन का विरोध नहीं कर पाई, न करने की हिम्मत कर रही, बल्कि जो विरोध में थे वो भी समर्थन में बयान दे रहे हैं। कमल हासन ने भी हाल में बयान दिया था स्टालिन ने जो कहा उसके समर्थन में। दूसरे दल बेशक स्टालिन का उस तरह से समर्थन न करें, लेकिन स्टालिन का विरोध करने की स्थिति में तो बिल्कुल भी नहीं होंगे। तो स्टालिन के लिए एक बहुत ही ऐसा मुद्दा मिल गया है जब जिसके बल पर वो अगला चुनाव भी जीत सकते हैं। हालांकि अभी भी उनकी स्थिति काफ़ी मजबूत है, क्योंकि AIADMK बहुत बिखर चुकी है, उनके अंदर सिर्फ उटौवल चल रही है। उनका कोई जयललिता जैसा कोई लीडर नहीं है जिसकी कोई मास अपील हो। एक दूसरे एक्टर विजय खड़े हो रहे हैं, वो भी अपनी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उनको कितना समर्थन मिलेगा, कैसे मिलेगा, वो बीजेपी के साथ जाएंगे, क्या करेंगे, ये अभी स्पष्ट नहीं है। लेकिन चूंकि स्टालिन ने ये पासा फेंक दिया है, इसलिए उनको इसमें कामयाबी मिलनी तय है। दूसरी तरफ जो भाजपा विरोधी दल हैं दक्षिण के, जैसे कर्नाटक में कांग्रेस है, सिद्धरमैया की सरकार है, वो भी परिसीमन के मुद्दे पर उसी तरह से तीखे तेवर अपना रही है और उसको भी कर्नाटक में उसी तरह से उसका लाभ मिलना तय है, क्योंकि वहाँ भी उसी तरह से ये भावनात्मक मुद्दा बनेगा। केरल में भी ये मुद्दा इसलिए ज़्यादा नहीं बन पाएगा क्योंकि बीजेपी की उपस्थिति वहाँ लिमिटेड है और वहाँ मुख्य मुकाबला LDF और जो डेमोक्रेटिक कांग्रेस के नेतृत्व वाली पार्टी गठबंधन है उनके बीच में है, लेफ्ट फ्रंट और कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन के बीच में है, और उन दोनों में से कोई भी इस तरह के परिसीमन का समर्थन करते हुए नज़र नहीं आएगा, नहीं आ रहा होगा। वो चाहेंगे कि ये यथा स्थिति बनी रहे। एक बात और है इसमें कि जो परिसीमन होने वाला है उससे जो महिलाओं के आरक्षण के लिए सीटें तय होनी हैं वो भी उससे नत्थी है। तो महिलाओं के आरक्षण का सवाल भी परिसीमन से जुड़ा हुआ है। तो बहुत सारी पेचीदगियाँ इसके साथ जुड़ गई हैं। आंध्रा में नायडू बहुत फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं, वो NDA में हैं, इसलिए इसका खुलकर विरोध भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन अंदर खाने वो भी परेशान होंगे कि अगर उनके राज्य की सीटें घटती हैं या उस अनुपात में नहीं बढ़ती जैसे उत्तर भारत में, तो वो अपने मतदाताओं को क्या जवाब देंगे। तेलंगाना में जाहिर है कि विरोध होगा। पश्चिम बंगाल में जो आंकड़े हैं वो बता रहे हैं कि सीटों की संख्या लगभग वही रहने वाली जो अभी है, यानी 42। तो वहाँ भी इसको लेकर विरोध होगा, असंतोष होगा और ममता बनर्जी और उनकी पार्टी उसको मुद्दा बनाएगी। तो परिसीमन एक बड़ी उलझन पैदा करेगा मोदी सरकार के लिए। देखते हैं वो इसकी, हालांकि अमित शाह ने कहा है कि दक्षिण की सीटें कम नहीं होंगी, लेकिन उन पर कोई भरोसा नहीं कर रहा है। और सिर्फ कम होने की बात नहीं है, उत्तर भारत की सीटें बढ़ने से भी उनको आपत्ति है, क्योंकि संतुलन तो तब भी बिगड़ेगा, इसलिए वो उसका भी विरोध कर रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो इकट्ठी हो रही हैं, और अगर केंद्र सरकार ने ज़ोर ज़बरदस्ती करने की कोशिश की तो ये विस्फोट भी हो सकता है। इसको लेकर राइट्स शुरू हो सकते हैं, दंगे हो सकते हैं, विरोध बड़े पैमाने पर शुरू हो सकता है, और ये उत्तर और दक्षिण की जो डिवाइड हो गई है बीजेपी के राज्य में, ज़्यादा बड़ी हो गई है, वो दरार और चौड़ी हो सकती है और ये देश के लिए बहुत ही दुर्भाग्यजनक स्थिति होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।